हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉपिक। तो फटाफट बता दो, इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सारे सांद्रता वाले टर्म, हेनरी लॉ, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउल्ट का नियम और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े, वीडियो में आपको पढ़ाए जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का अवनयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। तो ये सारा टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बचा हुआ है सबसे लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का मान के चलो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से जेईई मेंस नीट एडवांस में हमेशा एक न एक सवाल जरूर आता है। तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ना और हम बहुत ध्यान से आपको पढ़ाएंगे। तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और ध्यान दो इधर। तो हमारा टॉपिक है असामान्य आणविक द्रव्यमान, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो पहले तो ये समझ लो कि आणविक द्रव्यमान तो हम लोग समझ रहे हैं, अनुभार, विलय का अनुभार। असामान्य क्या होता है, तो देखो जैसे किसी आदमी का हाथ चेक किए, ऐसे चेक करके बता, बुखार है नहीं है, नहीं है तो बोलेंगे कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल या समान, जब कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन जब कोई दिक्कत आता है, जैसे शरीर जो है नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा गर्म है या वो कम गर्म है, तो हम बोलेंगे कि ये नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल है, सामान्य नहीं है, असामान्य है। तो वही चीज है, जितना आणविक द्रव्यमान होना चाहिए उससे अधिक आ जाए या उससे कम आ जाए तो हम उसे बोलेंगे असामान्य आणविक द्रव्यमान। अब ये पूरा डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले एक चीज हम आपको याद दिलवाते हैं जो पीछे के वीडियो में हम आपको पढ़ाए हैं। जैसे जो हम सॉल्यूट ले रहे थे विलय, वो विलय हमारे पास जो था, ध्यान से देखना, यहाँ विलय वो दो प्रकार के था। एक था विद्युत अपघट्य और दूसरा था विद्युत अनपघट्य। ये वाला जो टॉपिक है, हम सॉल्यूशन का जो सबसे पहला वीडियो है उसमें बताए हुए हैं। तो आप अगर इसे देखना चाहते हो तो टाइप करो यूट्यूब पर डीके चंदन और उसके बाद वहां से सारा आपको पीछे वाला लेक्चर मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। और हाँ, इससे आगे का जो लेक्चर है मेरे नए यूट्यूब चैनल IIT गुरुकुल पर आएगा, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना सर्च करके, और नहीं तो हम लिंक आपके पास भेज देंगे। तो देखो, विलय जो है दो प्रकार के होता है, एक विद्युत अपघट्य और दूसरा विद्युत अनपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होता है, जैसे हमारे पास हो गया NaCl, ACl, Na3PO4, K2SO4 etc। ये सब क्या होते हैं कि जब हम इनको विलायक में मिलाते हैं तो विलायक में मिलाने के बाद ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे आप NaCl को विलायक में मिलाओगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। और विद्युत अनपघट्य क्या होते हैं कि जिसको विलायक में मिलाने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमारे पास हो गया शुगर, यूरिया, या आप मान सकते हो ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अनपघट्य है। आप इसे विलायक में जितना मिलाएंगे उसमें भी वो उतना ही रहेंगे। अगर आप 100 कण मिलाते हैं तो मिलने के बाद भी इनका संख्या 100 ही रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे इस स्थिति में आप इलेक्ट्रोलाइट को सोल्वेंट में मिलाते हो तो मिलाने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद इसका संख्या बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जैसे देखो यहाँ पे हम अगर NaCl का 100 मोल मिलाएंगे तो होगा क्या कि Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे 100A और 100A हमारे पास 200 मोल हो जाएंगे। तो इस तरीका से क्या होगा कि विद्युत अनपघट्य जब विलय रहेगा तो वहां पे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी प्रकार का नहीं, क्योंकि जो अनुसंख्यक गुण होता है वो कणों की संख्या पे निर्भर करता है और कणों की संख्या में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हम लोग पहले पढ़ रहे थे सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही पढ़ रहे थे। आप देख लेना पीछे का जितना सारा क्वेश्चन बनाए हैं उसमें सब में विलय या तो शुगर होगा, सुक्रोज होगा, ग्लूकोज होगा, यूरिया होगा, इस तरह से होगा।
लेकिन अब आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, विद्युत अपघट्य के बारे में, कि क्या होगा जब हम सॉल्यूशन एक ऐसी चीज का बनाएंगे जिसमें सॉल्यूट जो हो NaCl हो, KCl हो और Na3PO4 हो, K2SO4 हो, कोई एसिड हो, कोई बेस हो या कोई साल्ट हो, तब क्या होगा। तो आप देखो क्लियर पता चल रहा है कि जब हम विद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन बनाएंगे तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि जब हम विलय को किसी सॉल्वेंट में, विलायक में मिलाएंगे तो या तो टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा या संयोजित हो जाएगा। दो चीज होता है, चाहे तो टूट के एक बड़ा कण ढेर सारे छोटे छोटे कणों का निर्माण कर लेगा, जैसे यहाँ पे हो गया, एक NaCl टूटा और Na प्लस और Cl माइनस का निर्माण कर लिया। या बहुत सारे एसिड बेस ऐसे भी होते हैं जो विलायक में मिलाने के बाद संयोजित हो जाते हैं, मतलब उसके ढेर सारे छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़े कण का निर्माण कर लेते हैं। तो विद्युत अपघट्य का जब हम विलयन तैयार करेंगे तो उसके कण विलायक में या तो संयोजित हो जाएंगे या वियोजित हो जाएंगे, जिससे विलय के कणों की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। और जब विलय के कणों की संख्या में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, अनुसंख्यक गुण में भी परिवर्तन हो जाएगा। और जब अनुसंख्यक गुण में परिवर्तन होगा तो विलय का अनुभार, हम लोग पढ़े हैं कि अनुसंख्यक गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप यहीं पे देख लो, पाई इक्वल टू CRT में हम लोग क्या पढ़े थे, पाई इक्वल टू Na/VRT। और Na के जगह पे क्या लिखेंगे, Na जो है विलय का नंबर ऑफ मोल है और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू V इंटू RT। आप देख लो, पाई और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के बीच क्या रिलेशन है, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A में। तो जब अनुसंख्यक गुण में परिवर्तन होगा, पाई में परासरण दाब अनुसंख्यक गुण है, इसमें परिवर्तन होगा तो विलय के अनुभार में भी परिवर्तन होगा। और जो परिवर्तित अनुभार होगा उसी को हम असामान्य आणविक द्रव्यमान या असामान्य अनुभार कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अनुसंख्यक गुण जो होता है, 4 अनुसंख्यक गुण होता है और चारों के चारों विलय के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। यानी विलय के कणों की संख्या बढ़ेगा तो अनुसंख्यक गुण बढ़ेगा, विलय के कणों की संख्या घटेगा तो अनुसंख्यक गुण भी घटेगा। दूसरा चीज, अनुसंख्यक गुण जो होता है विलय के आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख लो आप यहाँ पे प्रूफ भी कर दिए कि ये जो होता है अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो होगा क्या कि जब विलय का अनुभार बढ़ेगा तो अनुसंख्यक गुण घटेगा, अनुसंख्यक गुण घटेगा तो विलय का अनुभार बढ़ेगा। अच्छा, अब मेन मुद्दा पे आते हैं जो हमें पढ़ना है, असामान्य आणविक द्रव्यमान। ध्यान से सुनना, जब विलय विद्युत अपघट्य रहता है, कौन, विद्युत अपघट्य, इस तरह के थोबड़ा वाला, तो जब विलय विद्युत अपघट्य रहता है तो विलयन में या तो संयोजित हो जाता है या वियोजित हो जाता है, मतलब या तो जुट जाता है या फिर टूट जाता है, जिससे विलयन में विलय के कणों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। और जब विलय के कणों की संख्या में परिवर्तन होगा तो अनुसंख्यक गुण में भी परिवर्तन हो जाता है। इसे हम असामान्य अनुसंख्यक गुण कहते हैं। अब देखो, अनुसंख्यक गुण जो होना चाहिए था, जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए था, उससे तो परिवर्तित हो गया, तो परिवर्तित अनुसंख्यक गुण को हम लोग बोलेंगे असामान्य अनुसंख्यक गुण। क्लियर? अच्छा, और अनुसंख्यक गुण में परिवर्तन होने के कारण विलय का अनुभार में भी परिवर्तन हो जाता है। इसमें परिवर्तन होगा तो इसमें भी परिवर्तन होगा, और जिसे हम असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो आप इसे जल्दी से लिख लो, ये इतना से इतना तक ये सब तो पहले पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ते हैं आगे। मेरे सास के 5 पुत्र हैं। अब देखो, जब हम विलायक में विलय के कण मिलाते हैं तो दो चीज होता है, या तो वह संयोजित हो जाता है, मतलब ढेर सारे छोटे 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 कण मिलकर एक बड़े कण का निर्माण कर लेते हैं, नहीं तो एक बड़ा सा कण टूट के ढेर सारे छोटे 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 कणों का निर्माण कर लेता है। तो दो चीज होता है, या तो संयोजित होता है या वियोजित होता है। तो हम पहला देखते हैं, संयोजन की अवस्था में, संयोजन की
अवस्था में इन केस ऑफ एसोसिएशन, अभी जो केस है वो मुकदमा वाला नहीं है, संयोजन की अवस्था में। ध्यान दो, होता क्या है कि जैसे हम एसिटिक एसिड ले लिए CH3COOH, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लिए, और जब हम इसको सॉल्वेंट में मिलाते हैं बच्चों विलायक में मिलाते हैं, तो एसिटिक एसिड का 2 अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण कर लेता है। CH3COOH जो है वो डाइमर बना लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइमर। डाइमर मतलब जो 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे ये डाइमर का निर्माण कर लिया। कैसे करता है तो थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे हमारा एसिटिक एसिड है क्या, एसिटिक एसिड है CH3COOH, यही तो है एसिटिक एसिड। और दूसरा वाला भी इसी तरह का होगा, CH3COOH, 2 मॉलिक्यूल हो गया। अब आप याद करो जरा, जब हम पढ़ाए थे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों में से कोई जब हाइड्रोजन के संपर्क में आता है, कैसा हाइड्रोजन, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो इस तरह के हाइड्रोजन के संपर्क में आप देख लो ना, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो इस पे डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, तो आगे ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब इस तरह के हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आता है, तो एक विशेष प्रकार का बॉन्ड बनता है, जिसे क्या कहते हैं बताओ जल्दी से। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर लिए। तो अब बताओ बच्चों कि इसके वजह से यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहला चीज तो हुआ कि कणों की संख्या घट गई, विलय के कणों की संख्या में क्या हो गई, पहले 2 था अब घट के 1 हो गया, तो कमी आ गई। नीचे की ओर एरो मतलब कम हो जा रहा है। विलय के कणों की संख्या में कमी आ गई। जब कणों की संख्या में कमी आ गई तो अनुसंख्या गुण में, हाँ बिल्कुल सही, उसमें भी कमी आ जाएगा। तो अनुसंख्या गुण जो होगा, अनुसंख्या गुण ये भी क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। और अभी बताएं कि अनुसंख्या गुण विलय के अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ये बढ़ेगा तो घटेगा और ये घटेगा तो अनुभार बढ़ेगा। तो चूंकि अनुसंख्या गुण घट रहा है, इसलिए विलय का अनुभार क्या हो जाएगा बताओ, बढ़ जाएगा। तो बताओ, पहले जो अनुभार आना चाहिए था उससे अधिक आएगा, और जब अधिक आएगा मतलब परिवर्तित हो गया, तो इसे हम बोलेंगे असामान्य आणविक द्रव्यमान। समझे? तो ये चीज है। अब जल्दी से इसे कॉपी कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो तो अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा केस क्या था, वियोजन की अवस्था। तो अब वियोजन भी हो सकता है, वियोजन की अवस्था में इन केस ऑफ डिसोसिएशन, संयोजन या वियोजन। तो संयोजन में क्या हो रहा था, 2 मिलके एक बड़ा बना ले रहा था। वियोजन में क्या होगा, एक बड़ा सा कण टूटेगा और ढेर सारे छोटे छोटे कण का निर्माण कर लेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो कि हमारे पास मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है AB, और जब हम इसको विलायक में मिलाते हैं तो डिसोसिएट होके बना लेता है A+ और B-। या फिर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं NaCl, तो NaCl भी डिसोसिएट होके क्या बनाएगा बच्चों, Na+ और Cl-। या फिर हम ले लेते हैं AlCl3, तो AlCl3 डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है,
1 है। तोड़ने के लिए बताइए, इसका कोफिशिएंट इसके ऊपर जाएगा प्लस में, इसका कोफिशिएंट इसके ऊपर माइनस में, तो हो जाएगा Al3 प्लस प्लस Cl माइनस, Cl कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा। तो पहले देखो, तो पहले क्या था कि एक मॉलिक्यूल था, ये 2 मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल था, ये 2 आयंस में टूट गया, सॉरी ये आयंस है, और यहाँ पे भी एक ही मॉलिक्यूल था, अब 3 अब 1 4 आयंस हो गया। तो क्या हो रहा है जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहली चीज हो रहा है कि विलय के कणों की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। विलय के कणों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जब कणों की संख्या में वृद्धि होगी तो अनुसंख्या गुण क्या, कणों की वृद्धि होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना कणों की संख्या के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर कणों की संख्या ऊपर जाएगा तो अनुसंख्या गुण भी ऊपर ही जाएगा। और तीसरा चीज है अनुभार। अनुभार जो है वो हम जानते हैं कि विलय का अनुभार अनुसंख्या गुण के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो दिस इज बढ़िंग तो दिस इज घटिंग। तो ये हो गया अनुभार, यानी अनुभार के मान में कमी आएगा। और ये भी ओरिजिनल से कम हो गया तो इसे भी क्या बोलेंगे, असामान्य आणविक द्रव्यमान। तो फटाफट लिखो, फिर बढ़ते हैं यहां से आगे। ये तो हो गया कि जब विद्युत अपघट्य विलय रहता है तो उसका कणों की संख्या या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। अब बढ़ने के कारण या घटने के कारण जो परिवर्तन आता है उसे कैलकुलेट करने के लिए वांटॉप ने एक फैक्टर दिया, गुणांक दिया, जिसे हम वांटॉप गुणांक के नाम से जानते हैं। तो चलो इधर चलते हैं। वांटॉप गुणांक क्या है भाई, वांटॉप फैक्टर। सबसे पहली चीज तो यही है कि इसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। अब है क्या, तो सिंपल जो हम बोले वही लिख लो। विलयन की असामान्य गुण को बताने के लिए वांटॉप ने एक गुणांक दिया जिसे वांटॉप गुणांक कहते हैं। आई के द्वारा जो वांटॉप फैक्टर, इसके द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास में कितना परिवर्तन हो रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए वांटॉप ने फैक्टर दिया, इसी को हम वांटॉप फैक्टर कहते हैं। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखो वांटॉप गुणांक बरोबर क्या होगा, यहां होगा प्रायोगिक अनुसंख्यक गुण, प्रायोगिक अनुसंख्यक गुण बटा सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुण, या इसी को आप लिख सकते हो I इक्वल टू असामान्य अनुसंख्यक गुण बटा सामान्य अनुसंख्यक गुण, या इसी को और भी लिख सकते हो सामान्य अनुभार
बाई असामान्य अनुभार। ये सारा जो फॉर्मूला है वो किसका है? वांटॉप गुणांक निकालने का। अब समझो इसको है क्या, वांटॉप फैक्टर यानी आई कैलकुलेट करना है। तो ये निकलेगा कैसे? तो देखो, जब हम विलय विद्युत अपघट्य लेंगे, टूटने वाला या जुटने वाला, जैसे NaCl, एसिटिक एसिड, ये सब, तो क्या होगा कि विलायक में कणों की संख्या या तो बढ़ जाएगा नहीं तो घट जाएगा। और जब कणों की संख्या में परिवर्तन होगा तो अनुसंख्यक गुण में भी परिवर्तन होगा। वो जो परिवर्तित अनुसंख्यक गुण आएगा उसे हम बोलेंगे प्रायोगिक अनुसंख्यक गुण। और जो कैलकुलेशन के द्वारा जो हम लोग फार्मूला 4 पढ़े हैं, परासरण दाब ज्ञात करने का, क्वाथनांक में उन्नयन ज्ञात करने का, हिमांक में अवनमन ज्ञात करने का, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो वो हो गया कैलकुलेटेड, सैद्धांतिक। और सैद्धांतिक में हम लोग फार्मूला में ये मान के चलते हैं कि हम विलय का जितना कण मिलाए हैं वो विलयन में उतना ही कण है। और एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो हो ये रहा है कि वो कण जो है या तो टूट गया या तो जुट गया, नहीं या तो मतलब बढ़ गया नहीं तो घट गया। इससे क्या होता है कि जो प्रायोगिक अनुसंख्यक गुण होता है, जो एक्सपेरिमेंट से ज्ञात करते हैं और जो हम लोग फार्मूला से ज्ञात करते हैं, दोनों के मान में अंतर आता है। तो वाल्थॉफ गुणांक क्या होता है? प्रायोगिक अनुसंख्यक गुण बटा सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुण, या फिर इसी को बोल सकते हो प्रायोगिक, जो कि असामान्य हो गया, बढ़ गया या घट गया, तो असामान्य अनुसंख्यक गुण बटा सामान्य यानी सैद्धांतिक नॉर्मल अनुसंख्यक गुण। अब चूंकि हम जानते हैं कि अनुसंख्यक गुण अनुभार के व्युत क्रमानुपाती होता है, तो अगर अनुभार के टर्म में इसको लिखना चाहे तो सीधे उल्टा हो जाएगा इसका, यानी सामान्य अनुभार बटा असामान्य अनुभार। तो ये हो गया वांटॉप फैक्टर ज्ञात करने का फॉर्मूला। जल्दी से लिख लो। हाँ, एक चीज और से ज्ञात कर सकते हैं हम, जैसे आप देखो I इक्वल टू प्रायोगिक अनुसंख्यक गुण, और अनुसंख्यक गुण जो है निर्भर करता है कणों की संख्या पर। तो वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या जो आएगा वो ऊपर हम लिख सकते हैं, और वियोजन या संयोजन के पहले जो कणों की संख्या थी उसे हम नीचे लिख सकते हैं। तो इसके द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं कि I इक्वल टू वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या बटा वियोजन या संयोजन के पहले कणों की संख्या लिख। तो चलो अब इससे आगे का टॉपिक एक देखते हैं इंपॉर्टेंट, वो है संयोजन या वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो ध्यान से आप लोग, संयोजन या वियोजन की मात्रा, इसे हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब ये क्या है बच्चों? तो देखो ध्यान से, विद्युत अपघट्य विलय की वह मात्रा जो संयोजित या वियोजित हो जाती है, उसी को हम संयोजन या वियोजन की मात्रा कहते हैं। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अल्फा से। अल्फा इक्वल टू होता है, इसको डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी बोलेंगे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलेंगे। निकालेंगे कैसे? तो जैसे देखो, हमें अगर निकालना है संयोजन की मात्रा डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, तो एक इसे हम लिखेंगे संयोजन के बाद कणों की संख्या बटा
संयोजन के पहले कणों की संख्या, ये हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला। और वियोजन की मात्रा अगर चाहिए, वियोजन की मात्रा इसे भी रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, और वियोजन की मात्रा इक्वल टू होगा वियोजन के यानी टूटने के बाद कणों की संख्या बटा वियोजन के पहले कणों की संख्या। ये हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको जल्दी से आप लिखो, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल समझाते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। ये तो हम समझ गए कि विद्युत अपघट्य विलय कि वह मात्रा जो संयोजित होता है या वियोजित हो जाता है, एक्चुअल में कितना होता है, कितना संयोजित होता है और कितना वियोजित होता है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको लिखो, फिर हम एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। देखो इसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 100 लड्डू है। कितने? 100। हाँ, सबको एक एक मिलेगा, शांति से बैठो। 100 लड्डू, और 100 लड्डू में से अब यहाँ पे हो रहा है, हम देख रहे हैं पहला केस संयोजन। संयोजन होगा तो क्या होगा, तो ध्यान से समझना। 100 लड्डू है, 100 लड्डू में से 60 लड्डू संयोजन में भाग ले रहा है, 60 लड्डू, ठीक। तो टोटल लड्डू कितना है बच्चों? 100 में कितने ऐसे लड्डू हैं जो एसोसिएशन में भाग ले रहे हैं? 60। तो यही हो गया हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्या हो गया? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब थोड़ा सा और इसको डिटेल्स में जानते हैं, समझना ध्यान से। 60 लड्डू संयोजन में भाग लिया, तो कितने ऐसे लड्डू हैं जो संयोजन में भाग न लिए? तो ये हो गया 100 माइनस 60। ये असंयोजित लड्डू है, असंयोजित, जो संयोजन में भाग नहीं लिए हैं। और 60 लड्डू जो है वो संयोजन में भाग लिया है। और संयोजन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब होता है जुटना। तो हो क्या रहा है कि मान लो कि 4 लड्डू आपस में जुड़कर एक लड्डू का निर्माण कर रहे हैं। 4 लड्डू कितने लड्डू बना रहे हैं? एक लड्डू। तो बताओ 60 लड्डू संयोजन में भाग लिया, तो 60 लड्डू से कितने लड्डू बनेंगे? 15 ही तो बनेंगे, क्योंकि 4 मिलके एक बना रहा है। तो 60 मिलके कितना बनाएगा? 15 बनाएगा। तो अब संयोजन के बाद कुल कणों की संख्या कितना हो गया? संयोजन के बाद कणों की संख्या हो गया इतने। तो असंयोजित थे, तो 100 माइनस 60, जिसका संयोजन ही नहीं हुआ, ये एक एक लड्डू रह गए। और बाकी का जो 60 थे, 60 से मिलके कितना बन गया? 15। तो ये हो गया संयोजन के बाद कणों की संख्या। तो हमें अल्फा चाहिए, तो संयोजन के बाद कणों की संख्या बटा संयोजन के पहले कणों की संख्या। अब देख लेते हैं वियोजन के केस में। मान लेते हैं फिर 100 लड्डू है। मटेरियल चेंज करो ना सर, का लड्डू। अच्छा, मुंह में पानी आ रहा है। 100 लड्डू, 100 में मान लेते हैं फिर 60 लड्डू जो है वो वियोजन में भाग लिए। तो कितने लड्डू हैं जो वियोजन में भाग नहीं लिए? 100 माइनस 60। और 60 लड्डू में अब हम ऐसा मान लेते हैं कि एक लड्डू जो है टूट के 4 छोटे छोटे टुकड़ों का निर्माण कर रहे हैं, छोटे छोटे लड्डू का। अब तो और सबको 4 मिलेगा। तो एक टूट के 4 बनाया, तो 60 टूट के कितने बनाएंगे? हाँ बिल्कुल सही, 240 बनाएंगे। तो वियोजन के बाद टोटल कितना हो गया? 100 माइनस 60 प्लस 244। ओके, तो वियोजन के बाद कणों की संख्या इतना और वियोजन के पहले कणों की संख्या इतना। तो ये आ जाएगा हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव शोरिया मेरे। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई, अल्फा एवं आई के बीच संबंध।
अल्फा एवं आई के बीच संबंध। यही टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा सवाल इस चैप्टर से कंपटीशन में आते हैं, तो अब ध्यान से देखना। तो अल्फा और आई के यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो हम दो केस देखे थे, एक संयोजन का और दूसरा वियोजन का। तो चलो हम पहले केस में चलते हैं। केस फर्स्ट, पहला केस खोले हैं तुम्हारे विरोध। केस फर्स्ट, संयोजन की अवस्था में, संयोजन की अवस्था में क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, एन मॉलिक्यूल है, एन मॉलिक्यूल, और जब इसे विलायक में मिलाया जा रहा है तो ये कंबाइन होके संयोजित होके एक ही बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण कर ले रहा है। और हम मान लेते हैं प्रारंभ में कि 1 मोल था। कितना मोल था? 1 मोल मॉलिक्यूल से हम स्टार्ट किए हैं। और इसका मान लेते हैं कि संयोजन की मात्रा जो है अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, संयोजन की मात्रा ही मान लेते हैं। संयोजन की मात्रा मान लेते हैं कि अल्फा है। तो बताओ, अल्फा टोटल 1 मोल है और 1 मोल में से अल्फा का संयोजन हो रहा है, तो कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो असंयोजित रह गए? कितने मॉलिक्यूल हैं असंयोजित? 1 माइनस अल्फा ही तो होंगे। और कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो संयोजन में भाग लिए? अल्फा मॉलिक्यूल जो संयोजन में भाग लिए। अच्छा बच्चों, एन मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है, एन मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है, तो अल्फा मॉलिक्यूल जब संयोजित होंगे तो कितने का निर्माण होगा? अल्फा बाई एन। अभी हम सिखाए थे कि टोटल 100 था और 100 में से 60 का एसोसिएशन हो रहा है, और 60 में 4 मिलके 1 बना रहे हैं, तो 60 मिलके कितना बनाएंगे? 60 बाई 4। तो एन मिलके 1 बना रहे हैं, तो अल्फा मिलके कितना बनाएंगे? अल्फा बाई एन। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो अब देखो, ए क्या हो गए? ए हो गए संयोजित मॉलिक्यूल, संयोजित। तो अगर हम आपसे पूछें कि संयोजन के बाद कणों की संख्या, तो आप क्या बताओगे? देखो, संयोजन के बाद असंयोजित अणु कितने रह गए? 1 माइनस अल्फा, और प्लस संयोजित अणु कितने हो गए? अल्फा बाई एन। तो हम लिख सकते हैं, अल्फा कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाई एन और माइनस 1। ध्यान से देखो, 1 प्लस अल्फा बाई एन, अल्फा कॉमन कर लिए तो 1 बाई एन, अब यहां से अल्फा कॉमन किए तो -1, ए आ गया। अब हम आपको क्या बताए थे आपको, ध्यान चले तो इधर चलती आई इक्वल टू बताए थे संयोजन के बाद कणों की संख्या बटा संयोजन के पहले कणों की, समझ रहे हो ना, संख्या। तो I इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा संयोजन के बाद 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाई एन माइनस 1 बाई, संयोजन के पहले 1 मोल ही तो लिए थे, तो 1, अभी 1 इधर जाएगा तो I ही रह जाएगा I, और यहां से 1 को इधर भेजो तो I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू 1 बाई एन माइनस 1। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों I माइनस 1 बाई 1 बाई एन माइनस 1। ये वाला जो देख रहे हो जिसको हम घेरें, ये जेई मेंस के एग्जाम में पूरी तरह से हमको क्लियर याद नहीं है कि 2013 में कि 14 में या 15 में, लेकिन यहाँ से एक सवाल आया हुआ है, डायरेक्ट यही उठा के पूछ लिया है कि संयोजन के केस में क्या होगा। तो आप इसे याद रखना, अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 बाई एन माइनस 1। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर के बीच रिलेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कॉपी करो। चलते हैं आगे। तो
अब देख लेते हैं केस नंबर 2 वियोजन की अवस्था में। केस 2 वियोजन की अवस्था में। तो ध्यान दो प्यारो प्यारो बच्चों, अभी हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो एन मॉलिक्यूल के मिलने से बना हुआ है, और जब हम इसे सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो टूटकर एन छोटे छोटे मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेता है। अब यहां पे फिर से हम मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 मोल से। इनिशियली प्रारंभ में कितना था 1 मोल, और वही मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वियोजन की मात्रा वो अल्फा है। तो अवियोजित कण कितने हैं 1 माइनस अल्फा, जो कि अवियोजित है, जो वियोजन में भाग नहीं लिए हैं, और अल्फा जो है वो वियोजन में भाग ले रहा है। अच्छा बच्चों, अब बताओ एन एक मॉलिक्यूल टूट के एन मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहा है, तो अल्फा मॉलिक्यूल टूटेंगे तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, एन अल्फा बनेंगे। याद करो, जरा याद करो, जहां पे हम बताए थे वो 100-60 था और 60 वियोजित हो रहा था, एक से 4 का निर्माण हो रहा था, तो 4 गुने 60 किए थे कि ना, तभी ना 240 आया था। तो यहाँ 1 से एन बन रहा है, तो अल्फा से कितने बनेंगे एन अल्फा, तो ए हो गए वियोजित अणु। वियोजित अणु, तो आप बताओ वियोजन के बाद कणों की संख्या इक्वल टू क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देख लो 1 माइनस अल्फा अवियोजित है और वियोजित कितने हैं एन अल्फा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। कोई दिक्कत, देखो यहाँ पे 1 प्लस अल्फा कॉमन एन माइनस 1, यहाँ से अल्फा कॉमन हो गया। तो फिर हम लोग क्या जान रहे थे, देखो I इक्वल टू वियोजन के बाद कणों की संख्या, वियोजन के बाद कणों की संख्या बाई वियोजन के पहले कणों की संख्या। तो I इक्वल टू हो जाएगा बच्चों वियोजन के बाद 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, और वियोजन के पहले कितना था 1 मोल से स्टार्ट किए थे, 1 को इधर भेज दो तो I, और फिर 1 को इधर भेजो तो -1 इक्वल टू अल्फा इंटू एन माइनस 1, तो अल्फा इक्वल टू ओवरऑल आएगा I माइनस 1 बाई एन माइनस 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड I इन केस ऑफ डिसोसिएशन। तो आप इसे कॉपी कर लो। तो बच्चों अभी तक जो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे वो अब उसका 2 अलग अलग फार्मूला आएगा, एक जो विद्युत अनपघट्य विलय रहेगा उसके लिए, और एक जो विद्युत अपघट्य विलय रहेगा उसके लिए। तो विद्युत अनपघट्य जो रहेगा वो तो विलायक में न टूटता है न जुटता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जब विद्युत अनपघट्य रहेगा तो यहाँ पे या तो संयोजन होगा या वियोजन होगा, तो कणों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण अणु संख्या गुण में भी परिवर्तन होगा और अनुभार में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे हम सही वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, चूंकि वाल्थोप ने फैक्टर दिया था, तो हम सारे फार्मूला में वाल्थोप फैक्टर को ऐड कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो हमारा जो पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, उसका फार्मूला था P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही रहेगा। दूसरा था डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा था डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और चौथा था पाई इक्वल टू CRT, ये सब के सब वैसे ही रहेंगे। लेकिन जब विद्युत अपघट्य के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पे चेंज होगा, P नोट माइनस PS बाई P नोट इक्वल टू, ये मोल फ्रैक्शन तो रहेगा ही, साथ में हम एक वाल्थोप फैक्टर भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, P नोट माइनस PS बाई P नोट इक्वल टू I इंटू X। बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांश न्यूमेरिकल यही सब फार्मूला पे आएगा, तो आप इसे याद रखना। डेल्टा TB इक्वल टू I KB इंटू M, डेल्टा TF इक्वल टू I
Kf इंटू एम और पाई इक्वल टू हो जाएगा ICRT। तो चैप्टर समाप्त हुआ यहाँ पे और बाकी बच गया इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। तो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे सारा जितने भी मेंस एडवांस का न्यूमेरिकल होगा, तो आप उसे जरूर देखिएगा। और हाँ, इससे आगे का सारा वीडियो मेरे चैनल IIT गुरुकुल DK चंदन पर ही आएगा। तो इसे यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, पढ़ सके, घर पे बैठ के पढ़ाई कर सके। और हाँ, चैप्टर समाप्त करने के बाद, इसका सारा न्यूमेरिकल डिस्कस करने के बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो सारा लेक्चर इसी चैनल पे आएगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।